वेलकम टू विंग्स गुड ऑन एवरीवन। कल की वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, एक हिसाब का पोल क्रिएट किया था कि इस लेक्चर के लिए कि इस लेक्चर को जल्द से जल्द रिकॉर्ड किया जाए। सो आज हम इस लेक्चर के साथ आ गए हैं। गाइज, आपके जीएस पोर्शन में एक टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ ध्यान देने के लिए बात यह है कि वो बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट में पहले भी आपको मैं डिफरेंस बता चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा 4th टेस्ट कल होने वाला है 8th को, और फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट होते हैं। आपका रैंक उस पर पता चलता है, आपको पोस्ट टेस्ट एनालिटिक्स पता चलते हैं, कितने आपने गलत किए, कितने आपने सही किए। तो उस एनालिटिक्स से आपको हेल्प मिलती है कि आप एक्चुअल एग्जाम में जो मिस्टेक्स कमिट कर सकते थे वो प्रिवेंट, उस चीज़ से आप प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हो। दूसरी बात, जो लोग जो पेपर पीछे छूट भी गए आपके, वो भी आप दोबारा दे सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली जो है आपका रैंक पता चल जाएगा। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। कोई भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और स्टोर सेक्शन में जाना है हमारी ऐप में, आपको वहाँ वो जो है टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहली बात दोस्तों, इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जीडीपी की जब हम बात करते हैं, जीडीपी में हम प्राइमरीली 3 सेक्टर्स को जो है डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आ गया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में आ गया मैन्युफैक्चरिंग आ गया, और टर्शियरी सेक्टर में आ गया सर्विस। तो जनरली जब भी कोई भी जीडीपी के रिलेटेड डाटा रिलीज होता है, उसमें यह बात जरूर की जाती है कि प्राइमरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन रहा इस बार जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन रहा, और टर्शियरी सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन रहा। किसी भी कंट्री की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले एग्रीकल्चर से ज्यादा इनपुट हो रहा होता है उसके जीडीपी में। उसके बाद जैसे जैसे वो कंट्री डेवलप होती है, एग्रीकल्चर से इनपुट कम होता रहता है और शिफ्ट करता है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, और फिर शिफ्ट करता है वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ। दोस्तों, इंडिया में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है, लेटेस्ट जो एस्टिमेट है वो है 16% के अराउंड, 16 to 17% के अराउंड इंडिया में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल एवरेज जो है एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन की जीडीपी में वो है 6.4%, लेकिन इंडिया में हमारा ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है, इनफैक्ट 10% ज्यादा है, 16% से लेकर 18% के बीच में है। दोस्तों, क्या इससे समझा जाए, क्या ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक मतलब अच्छी चीज है, बुरी चीज है, इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये क्या होगा? आप जानते हैं कि हम जो एज अ कंट्री वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले चाइना है, सेकंड इंडिया है। तो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली मोर माउथ टू फीड, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमें फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाकी कंट्री से कंपैरिजन में ज्यादा होगा और उसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में ज्यादा होगा। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है लोगों की। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 50% लोग से ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है जीडीपी में, तो एक बहुत ही स्क्यूड रेशियो है। दोस्तों, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 16% है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन तकरीबन 30% है, और आपका जो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है तकरीबन 56% है, 54, ऑलमोस्ट 54%। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन 20% लोग डिपेंड करते हैं, और आपका सर्विस सेक्टर में सिर्फ 30% लोग के आसपास डिपेंडेंट हैं। यानी सर्विस सेक्टर जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जीडीपी में, उसमें कम लोग, सबसे तकरीबन 30% के अराउंड लोग डिपेंड करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के 30% कंट्रीब्यूशन है, 20 से 25% लोग 20 से 25% लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। बट एग्रीकल्चर में देखिए सिर्फ 16% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और तकरीबन 50% से ज्यादा लोग, हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उनके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यानी पैसा कम कमा रही है एग्रीकल्चर, लेकिन लोग डिपेंडेंट ज्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर, फार्मर्स, ये एक कंटिन्यूस इश्यू रहता है इंडिया में। बहुत मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर का डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत स्क्यूड है। वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर स्किलफुल जॉब्स हैं। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन, आप घर में अपना मेसन बुलाते हैं, मिस्त्री बुलाते हैं, वो भी एक सर्विस सेक्टर है। हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर है।
रेस्टोरेंट्स सर्विस सेक्टर है, इंटरनेट सर्विस सेक्टर है। दोस्तों ये सब चीजें जो सर्विस सेक्टर में आपका स्किल रिक्वायर्ड होता है वो ज्यादा होता है, और कोई भी एग्रीकलचर पे डिपेंडेंट होने वाला बंदा इजीली मूव नहीं कर सकता फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। आपको स्किल कवर करने पड़ते हैं। आप ओवरनाइट एक अच्छे मिस्त्री नहीं बन सकते, आप ओवरनाइट एक डॉक्टर नहीं बन सकते, आप ओवरनाइट एक इंजीनियर नहीं बन सकते। उसकी वजह से आपका जो मूवमेंट है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आसान नहीं है। और आप जानते हैं कि यहाँ हमारी कंट्री में इलिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं इस पे, क्या कहते हैं, आपके एग्रीकल्चर पे, विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, विदाउट एनी फॉर्मल स्किल। सो दे हैव टू बी डिपेंडेंट, दे हैव टू डिपेंड अपॉन व्हाट, दे हैव टू डिपेंड अपॉन देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइवलीहुड। जो उनके पेरेंट्स करते हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स करते आ रहे हैं, वो उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उन तक फॉर्मल एजुकेशन नहीं पहुंच पाया, उन तक स्किल नहीं पहुंच पाए, सो दे रिमेन डिपेंडेंट। अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एग्रीकल्चर कि इजीली मूव ऑन नहीं कर सकते वो, ना तो फॉर्मल एजुकेशन है ना तो स्किल सेट है। ये वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। एक तो ये इशू है। इसके अलावा ये इशू भी है, एग्रीकल्चर के इशूज़ बहुत सारे हैं, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ। एग्रीकल्चर, एक तो देखो नंबर 1 इशू एग्रीकल्चर में ये है कि हमारे यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है कि हमारे यहाँ जो लैंड साइज है वो स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपके पास एक बड़ा फार्म है तो आप एक साथ फर्टिलाइजर खरीदोगे, एक साथ सब कुछ करोगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा पाओगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। सही बात है ना। छोटे छोटे फार्म होंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा नहीं होगी। दूसरा रीजन ये है, हमारे यहाँ डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। मॉनसून अगर कभी भी बारिश, मॉनसून कहते हैं ना एल नीनो और ला नीना। एल नीनो का मतलब हो गया कि मॉनसून में जो नॉर्मली जितनी बारिश होती है उससे कम होगी, ला नीना का मतलब है कि नॉर्मल होगी। तो एल नीनो जब भी होता है हमारे यहाँ पर तो बारिश कम होती है, बारिश कम होती है तो फसलों पे क्या होता है, वो हो जाता है आपका, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं मिल पाता और इरिगेशन ज़्यादा है नहीं हमारी, तो इसलिए मॉनसून की वजह से भी डिपेंडेंस है हमारी। उसके अलावा दोस्तों अभी भी हमारे यहाँ जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के सीड जो हैं वो महंगे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली हम उसी पुराने दौर में हैं। उसके अलावा दोस्तों चौथा, मैकेनाइजेशन कम है। मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम है, ये भी एक रीजन है ना दोस्तों। और एक और बड़ा रीजन जो हमें जनरली जिसके बारे में सोचते नहीं है, वो है एमएसपी पॉलिसी। जिस क्रॉप पे एमएसपी ज्यादा मिलता है, लोग वही क्रॉप को बोते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बाकी क्रॉप से ज्यादा कमा सकें वो। जैसे कि राइस कल्टीवेशन, आप देखेंगे पंजाब में, पंजाब की जो वहाँ की कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन, दे आर नॉट एज सुटेबल टू फॉर राइस, लेकिन क्योंकि राइस पे अच्छा एमएसपी मिलता है, इट इज अ स्टेबल क्रॉप, इस पे आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर जो है पंजाब में इतना ज्यादा राइस कल्टीवेशन हो गया कि उनका वाटर टेबल भी नीचे चला गया है। हालांकि वहां पर सूटेड नहीं है राइस कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि राइस हमारे स्टेपल क्रॉप है और इसकी प्राइस भी स्टेबल रहती है, तो कहीं ना कहीं लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो बड़े सारे रीजन है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर के इश्यूज पे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बस मैं आपको कुछ स्टैट्स देना चाह रहा था, हो सकता है वहां से कुछ पूछ लें आपसे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। किस तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने देख लिया कि 16% कंट्रीब्यूशन है इसका। अगर हम 100 रुपए क्रिएट कर रहे हैं एक साल में जीडीपी, तो उसमें से 16 रुपए किसका है, एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर ने रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर में सिर्फ फसल वगैरह नहीं आते, डेयरिंग एक्टिविटीज भी आती हैं, फिशरीज भी आती हैं, सब चीजें एग्रीकल्चर में ही गिना जाता है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें डेवलपमेंट की, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर इंसान तक पहुंच रहा है, हर इंसान का लिविंग इंडेक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आपका डे टू डे आपका रहने का जो वो तरीका है वो बढ़ रहा है, आपको प्रॉपर फूड मिल रहा है, आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको हर चीज नरिशमेंट मिल रही है, माल नरिशमेंट कम हो रही है, स्टंटिंग कम हो रही है, ये होता है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं, सिर्फ पैसा क्रिएट करने की बात नहीं है। असल माने में एग्रीकल्चर किस तरीके से लोगों की लाइफ को सुधार रहा है, ये
पूछ रहा है ये टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम किस तरीके से डेवलपमेंट की बात, किस तरीके से एग्रीकल्चर एंश्योर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक हेल्दी डाइट होना जरूरी है, बात सही है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 to 40% बच्चे 5 साल की उम्र होने तक तकरीबन स्टंटिंग को फेस करते हैं, माल नरिशमेंट को फेस करते हैं। स्टंटिंग का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती उनकी हाइट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही होती है, उनकी हेल्थ उतनी तेजी से बढ़नी होती है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती है। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले इसलिए जरूरी है कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, यानी हमारे पास हमेशा हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए किसी भी कंट्री के हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि हमारे पास हमेशा इतने जो फूड ग्रेन्स या फूड मौजूद है कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी और से फूड ना लाना पड़े। 1970s में ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, जब फूड हमें इसमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन तब से हमारी जो ये इकोनॉमी इस तरीके से चल रही है कि हमारे पास हमेशा सरप्लस ऑफ फूड होता है कि चाहे कभी या कोई मौसम की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो हमारे पास इतना फूड ग्रेन्स रहें कि हम अपनी पॉपुलेशन को जो है प्रॉपरली हर किसी तक खाना पहुंचा सकें, फूड ग्रेन्स पहुंचा सकें, कोई भूखमरी ना हो जाए, यहाँ पर फैमिन ना हो जाए। तो फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो एग्रीकल्चर इंश्योर करता है कि हमारे पास फूड ग्रेन्स हैं अवेलेबल, ताकि किसी भी कैलेमिटी को, किसी भी नेचुरल डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर को हम डील कर सकें। तो वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन प्ले करता है एग्रीकल्चर। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नरिशमेंट की। नरिशमेंट आप जानते हैं दोस्तों, सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं है। प्रोटीन, वाइटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें डिफरेंट हम बराबर चीज़ों में लेना ज़रूरी है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो मसल वेस्टिंग हो जाती है, अगर कुछ वाइटामिन्स की कमी हो जाती है तो डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, आपका बेरी डिजीज़, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छा, हाइट कम हो रह सकती है किसी की, हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो सकता है किसी का। तो एग्रीकल्चर में ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि हम पल्सेस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम फ्रूट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम स्टेपल क्रॉप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि पूरी कंट्री में स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन तक हर चीज़ का फ़ायदा पहुंचते रहे। हर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, हर चीज़ उन तक पहुंचता रहे उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट में। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है कि बच्चों की हेल्थ और उनकी ग्रोथ प्रॉपर वे में हो पा रही है। उसके अलावा दोस्तों, एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइबर्स वगैरह एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। जूट के बैग बनते हैं, किससे बनते हैं? एग्रीकल्चर से बनते हैं। अच्छा, आपकी मिठाइयों की दुकान है, उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। अच्छा, लेदर इंडस्ट्री है, उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है? अगेन एग्रीकल्चर से आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि डेयरिंग, कैटल रेयरिंग वगैरह भी एग्रीकल्चर में ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कई सारे दवाइयाँ जो है वहाँ से बनती हैं, एग्रीकल्चर से बनती है। कितने सारे प्लांट मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं जिससे दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा, आप देखते होंगे फिश ऑयल मिलता है मार्केट में, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज का इनपुट एग्रीकल्चर देता है। बटर इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, कहाँ से आ रहा है एग्रीकल्चर? आप अमूल दूध घर में पीते हैं आप, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। सही बात है ना? तो आपका मेडिसिन्स, आपका फूड इंडस्ट्री, आपका कोल्ड फूड चेन इंडस्ट्री, आपका प्रोसेस्ड फूड, सब इनपुट कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, एक्सपोर्ट्स भी एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी आइटम होती हैं। प्याज, टमाटर, आलू वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये भी एक्सपोर्ट होता रहता है हमारे यहाँ से। उसके अलावा फ्रूट, आप देखिए हमारे यहाँ अल्फोंसो बहुत सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है मैंगो की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। तो एक्सपोर्ट में भी इसका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब दोस्तों, यहाँ जानने की बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो गया। ये तो ग्रोथ की बात चल रही है ना? अगर मैंने आपको पहले बोला कि ग्रोथ हो गया, पैसा इंक्रीज हो रहा है अगर एग्रीकल्चर की वजह से, वो ग्रोथ हो गया। पर डेवलपमेंट हो गया कि जब लोगों को उसका फायदा पहुंचे। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल आप किसी इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर रहे हो, उतना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, ये भी हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। तो रूरल पॉपुलेशन की डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, बायोफ्यूल्स, रिसेंटली बायोफ्यूल्स आप जानते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम
फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस खत्म करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और वहां से हम डिपेंडेंट हो जाएं एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स के ऊपर। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें, जब बायोफ्यूल्स की बात चल रही है, जो बहुत सारे प्लांट्स को हम प्रोसेस करके फ्यूल बना सकते हैं जो गाड़ियों में आने वाले टाइम में इस्तेमाल होगा, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एनवायरनमेंट का अच्छा होना भी ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सब कुछ है आपके पास, आप करोड़पति हैं, आपके पास हर नेमत है दुनिया की, लेकिन एनवायरनमेंट ही साफ नहीं है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो फायदा क्या हो डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का एक जो आपका ये है एक रेफरेंस होना भी बड़ा जरूरी है, एनवायरनमेंट भी बहुत होना जरूरी है, अदरवाइज डेवलपमेंट किसी काम की नहीं है। तो इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए दोस्तों? तो ये याद रखना जरूरी है इन चीज़ों को। अच्छा दोस्तों, अब ये साथ साथ में भी बताना चाहूँगा आपको कि कुछ एग्रीकल्चर स्कीम भी है जो आपको पता होनी चाहिए। पीएम किसान योजना जो है, पीएम किसान सम्मान निधि, ये गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम है, 2019 में आई थी। और दोस्तों इस बार का जो बजट है 2020-21 का बजट, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसी स्कीम में गया तो पीएम किसान में गया है। ये भी सवाल आ सकता है कि लेटेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा किस में गया है? पीएम किसान में। तो इसमें क्या होता है, साल में 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये हर किसान को देते हैं जिसकी लैंड 2 हेक्टेयर के आसपास, इससे कम हो। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आ गया पीएम फसल बीमा योजना। आपको पता है कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाते हैं मानसून कम होने की वजह से या मानसून ज़्यादा होने की वजह से। ये फसल बीमा योजना जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ताकि क्रॉप अगर फेल भी हो जाए तो जितनी क्रॉप की फेलियर हो उतना इंश्योरेंस पैसा मिल सके फार्मर को। उसके बाद आ गया पीएम किसान मानधन योजना। ये तीनों स्कीम आपको रणधीर सर भी स्कीम्स में पढ़ा चुके हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। परम प्रगति कृषि विकास योजना। दोस्तों अगर परम प्रगति आएगा ना कि परम प्रगति किसके रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड है ये। ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते, बल्कि हम नेचुरल तरीके यूज करते हैं, उस नेचुरल मैन्योर यूज करते हैं, नेचुरल वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, नेचुरल वे से हम क्रॉप्स को जनरेट करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है? तो परम प्रगति जब भी सुनोगे आप तो दिमाग में आना चाहिए आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर से देखना है हमको। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम दोस्तों, ये भी एक स्कीम है। सॉइल हेल्थ कार्ड में करते क्या है, कोई भी फार्मर होता है उसकी सॉइल को एनालाइज किया जाता है कि आपकी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है। जनरली एनपीके की वैल्यू देखी जाती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट कम होता है सिर्फ वही वाला फर्टिलाइजर वो डाला जाता है। तो इससे पैसा भी बचता है फार्मर का और साथ ही साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि उसकी सॉइल किस क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आ गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये सिंचाई आपको पता चल रहा है, दिस इज फॉर इरिगेशन। तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है फॉर इरिगेशन ऑफ द फार्म लैंड। उसके बाद आ गया कृषि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन्स फार्मर्स को उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे जो खर्चे हैं उसके लिए उनको एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए उनको शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे अभी भी यूपीएससी में भी सवाल आया था, तो आप देख सकते हैं उसको ऑनलाइन अगर आपको देखना है दोस्तों। और साथ साथ आप मुझे लगता है ये भी याद रखें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलाउ को। और इंडिया में फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। दोस्तों ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे, किस तरीके से जो है इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, वो भी टॉपिक कवर करेंगे हम। और साथ में फिर जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू सो मच, वील रिटर्न सून विद न्यू लेक्चर्स।